न चौर्हार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धतैव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज आराजी लाइन वाराणसीतः संस्कृत अध्यापकः अहं सौरभ पाण्डेयः भवतां सर्वेषां संस्कृत कक्षायां स्वागतं व्याहरामि। आज के पाठ का शीर्षक है माहेश्वर सूत्राणि और इसका दूसरा भाग आज हम सभी पढ़ेंगे। हम सभी कक्षा 9 के संस्कृत के पाठ्य पुस्तक में जो व्याकरण का अंश है उसका अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र का अध्ययन किया था। इसके साथ साथ व्याकरण के संदर्भ में संक्षिप्त इतिहास का भी विश्लेषण किया था और प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया भी हम लोग सीखे थे और इसके साथ साथ स्वर वर्ण का विश्लेषण करते हुए स्वरों की संख्या के बारे में हम लोगों ने समझा था। आज हम सभी वर्ण समाम्नाय का विश्लेषण करते हुए, जो कि माहेश्वर सूत्र के आधार पर ही होगा, प्रत्येक वर्ण के उच्चारण स्थान और उनकी संख्या के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इस पाठ के अंत में आप सभी को गृह कार्य भी दिया जाएगा। संस्कृत अध्ययन के संदर्भ में एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है उच्चारण। उच्चारण एकदम शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम सभी शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा। कैसे? एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक शब्द है श्वान। श्वान में तालव्य श है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और एक दूसरा शब्द है स्वान, उसमें दंत स है। देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहले वाले श्वान का अर्थ होता है कुत्ता और दूसरे श्वान का अर्थ होता है संबंधी या रिलेटिव्स। एक सकार के उच्चारण में अगर डिफरेंस हुआ, अगर गलती हुई, तो आप संबंधी को भी कुत्ता बना सकते हैं या कुत्ते को अपना संबंधी बना लेंगे। तो इस तरह की त्रुटि हमसे आपसे न हो, इसलिए शुद्ध उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक है। इन दो शब्दों के माध्यम से उच्चारण का महत्व आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ एक और समस्या आती है, जब हम लेखन कार्य करते हैं तो मात्रात्मक अशुद्धियां बहुत ज़्यादा होती हैं और कंफ्यूजन हो जाता है हमें कि कहाँ पे ह्रस्व ई या ह्रस्व उ की मात्रा लगेगी या कहाँ ह्रस्व उ या दीर्घ उ की मात्रा का प्रयोग करें। इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने का एक आसान उपाय है। अगर आप इस उपाय को अपनाएंगे तो न बोलने में न लिखने में कहीं पर भी मात्रात्मक अशुद्धियां नहीं होंगी। क्या है वो? आइए आगे आपको उदाहरण के साथ विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि एक मात्रिक जो भी स्वर हैं उनको बोलने में हमें कम समय देना है और जो द्विमात्रिक स्वर हैं उनको बोलने में ज़्यादा समय देना है। जैसे एक मात्रिक की, द्विमात्रिक की, पुस्तक, मध, मत, मुनि, नदी, स्त्री, लक्ष्मी, साध, वध, उपहार, परोपकार। तो इस प्रकार अगर आप उच्चारण में मात्रात्मक जो नियम हैं उनको अप्लाई करेंगे तो लेखन संबंधी भी त्रुटि स्वतः दूर हो जाएगी। और अधिक और विस्तृत रूप से समझने के लिए आगे देखिए। उच्चारण में विशेष ध्यान रखना है। अगर हम उच्चारण में विशेष ध्यान रखेंगे तो कभी भी लेखन संबंधी मात्राओं में त्रुटि नहीं होगी। एक मात्रिक को कम समय तक बोलना है।
जैसे एक हम उदाहरण देते हैं आपको, जैसे कि मात्रा से संबंधित अशुद्धियों से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, ये स्पष्ट होगा। जैसे दो शब्द है, क्या है, भवती और भवती। अंतर क्या है, केवल क के बाद ई, यहाँ ह्रस्व ई है एक मात्रिक, यहाँ दीर्घ ई है द्विमात्रिक। अब दोनों में अंतर क्या है, भवती जो है वह भू धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष का रूप है। भवती होता है भवंती, भवती, भवती का अर्थ होता है अस्ति, है। और ये जो दूसरा है दीर्घ ईकार वाला भवती, यह भवत शब्द के स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। भवती मतलब आप, स्त्री के लिए, पुल्लिंग के लिए से होता है भवान मतलब आप, वैसे स्त्री के लिए भवती मतलब आप। तो देखिए मात्रा से संबंधित अगर उच्चारण में हम अशुद्धि करते हैं तो कहाँ भवती मतलब है और कहाँ भवती मतलब आप, स्त्रीवाची। तो मात्रा से संबंधित अशुद्धियों पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए मात्राओं से संबंधित सटीक उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। ये तो हो गई स्वर की बात। इस प्रकार हम लोग 9 स्वर के बारे में पढ़ा। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन जो है आपके समक्ष यहाँ लिखे हुए हैं, क ख ग घ न। ये जो है 5 है, क ख ग घ न, और इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। क्यों कहा जाता है वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये एक वर्ग है। क से लेके न तक एक वर्ग है, च से लेके य तक एक वर्ग है, ट से लेके ण तक एक वर्ग है। इसी प्रकार इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है सभी। अब ये वर्ग, इस वर्ग का प्रारंभ किससे हुआ है, क से, इसीलिए इसको बोलेंगे क वर्ग। क से प्रारंभ हुआ है इसीलिए इसको क वर्ग ऐसा बोलेंगे। इस वर्ग का प्रारंभ हुआ है च से, इसीलिए इस वर्ग को बोलेंगे च वर्ग। इसका प्रारंभ ट से, ट वर्ग। फिर ट वर्ग, ट से प्रारंभ हुआ है इसीलिए ट वर्ग। प से प्रारंभ हुआ है इसीलिए प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं और इन पांचों को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अब हम वैज्ञानिकता की बात कर रहे थे, तो आइए इन वर्णों के उच्चारण स्थान में छुपी हुई वैज्ञानिकता के बारे में समझते हैं। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। कंठ, कंठ, कंठ कहाँ है, अगर हम आपसे पूछें तो क्या बताएंगे आप, कंठ कहाँ है? तो जब वायु निकलती है पेट से धीरे धीरे मुख की ओर, तो ये जो भाग है हमारा यहाँ यहाँ वो कंठ कहलाता है। आप कवर का उच्चारण कीजिए और यहाँ पे आप हाथ रखिए, देखिए वाइब्रेशन फील होगा, कंपन। क, ख, ग, घ, ङ, ये कंठ है। और उन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान, कवर्गीय वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ ही है। एक चीज विशेष ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि इसका जो अंतिम वर्ण है ङ, इसके उच्चारण में कभी कभी लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है, शंका आ जाती है। इसका हम लोग समाधान करते हैं। जैसे ङ को कैसे बोले, तो एक शब्द है, देखिए ध्यान से समझ में आएगा आपको, गंगा। क्या शब्द है, गंगा, बोलिए गंगा। अब इस ग को हटा दीजिए, बोलिए इंगा, इंगा, इंगा। अब इस ग को हटा दीजिए, तो ये में जब और लगेगा तो ये हो जाएगा न, इसका उच्चारण होता है न। ठीक है, अब आगे नीचे च, छ, ज, झ, य, च वर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। अब फिर मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके मुख में तालु कहाँ है, तो शायद कंफ्यूजन हो जाए कि तालु कहाँ है, कैसे है।
तो देखिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, आप खुद करके देखिए। च बोलिए, च च च। च बोलते वक्त आपकी जो जिह्वा है वो कहाँ पे स्पर्श हो रही है? ठीक दांत के ऊपर, च। तो ठीक दांत के जस्ट ऊपर वाला जो भाग है हमारे मुख के अंदर, उसी को तालु कहते हैं। अब आप इन सभी वर्णों को बोलिए। सभी वर्णों के उच्चारण में आपकी जिह्वा तालु से ही टकराएगी। च, छ, ज, झ, य। अब य के उच्चारण में फिर कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसको भी हम लोग स्पष्ट करते हैं। एक शब्द है चंचू। क्या है? चंचू। बोलिए, चंचू, चंचू। अब चंचू का पहला च मिटा दीजिए। चू, चू, चू। अब दूसरा भी चू। अब यहाँ पर इस में और हो जाएगा तो य हो जाएगा। चंचू मतलब चोंच, चिड़िया का चोंच, उसको संस्कृत में चंचू बोला जाता है। तो य, इस वर्ण का शुद्ध उच्चारण क्या है? य। नीचे टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। इस टवर्गी व्यंजन का उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा हमारे मुख में कहाँ है? फिर कंफ्यूजन। तो उसको जानने के लिए हम लोग ट बोलेंगे। ट, अब बोलिए ट, ट, ट। जिह्वा कहाँ टकरा रही है? ट बोलिए, जिह्वा कहाँ टकरा रही है? ट, तालू के जस्ट ऊपर, थोड़ा और ऊपर, ट, तालू के जस्ट ऊपर। वो ट बोलते वक्त जहां जिह्वा स्पर्श कर रही है वही भाग आपके मुख में तालु है। और सभी वर्णों का, इन सभी वर्णों का, टवर्गी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से ही होता है। ट, ठ, ड, ढ, ण, सभी का। फिर यहाँ भी ण के उच्चारण में कंफ्यूजन अगर है उसको भी क्लियर कर देते हैं। दंड, क्या शब्द है? दंड। बोलिए, दंड, दंड। अब द को हटा दीजिए, अंड, अंड। अब ड को भी हटा दीजिए, अब हम इस में अ मिला देंगे तो ये हो जाएगा ण। इस प्रकार ण का उच्चारण सीखा हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। टवर्ग, ये त, थ, द, ध, न। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत, दांत। सबको पता है दंत मतलब दांत। देखिए त बोलिए, त क्या है? इन सभी वर्णों को बोलिए। आपकी जिह्वा दांत में टकरा रही है, बोलिए त, थ, द, ध, न। सभी वर्णों को बोलेंगे, जिह्वा हमेशा दांत में ही टकराएगी। अब यहाँ पर भी न के उच्चारण में अगर दिक्कत हो तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। शांत, 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 न्त, 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 न्त। तो हटा दीजिए, अब हम इस न में अ मिलाएंगे तो न, न, ये न हो गया। तो इसका उच्चारण स्थान न हो गया। अंतर क्या है सभी के उच्चारण में, ये अभी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं पहले। अब आता है पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, लिप्स, होठ। बिना दोनों जिह्वा के स्पर्श किए इनमें से किसी भी वर्ण को हम बोल पाएंगे? लीजिए प्रैक्टिकल करते हैं। बोलिए, प, जिह्वा टच हो रही है। फ, ब, भ, म। सभी वर्णों के उच्चारण में जिह्वा हमेशा, जिह्वा माफ कीजिएगा, जिह्वा नहीं, ओठ दोनों स्पर्श हो रहे हैं, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, लिप्स। अब ये म को कैसे उच्चारित करते हैं? म का उच्चारण अलग किस प्रकार है, या इन सभी वर्णों से वो कैसे अलग बोला जाएगा? जैसे चंपा, चंपा, चंपा। च हटाइए, पा, पा, प हटाइए,
अब म में लगा दीजिए तो म, ये म का उच्चारण हुआ। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि इन सभी वर्गीय व्यंजनों के बाकी वर्णों के उच्चारण में ये समस्या नहीं है, इनमें एक क्यों है? तो इनमें एक विशेषता है, ये अनुनासिक है। अनुनासिक मतलब नासिक मतलब नासिका, नासिका की सहायता से उच्चारित होने के कारण इन वर्णों को अनुनासिक कहा जाता है। अर्थात इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन इसका कंठ के साथ साथ नासिका भी है। ठीक इसी प्रकार इन सभी का तालु है, लेकिन तालु के साथ साथ इयों का उच्चारण स्थान नासिका भी है। इन सभी का मूर्धा है, टोणा का मूर्धा के साथ साथ नासिका भी है। बिना नासिका के सहायता से ये सभी अंतिम अक्षर का उच्चारण संभव नहीं है। न का भी दंत और नासिका, म का भी ओष्ठ और नासिका। इस प्रकार इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जाना और उच्चारण स्थान के आधार पर ही इनका एक विशेष नामकरण भी किया गया है। जैसे कंठ से बोले जाने के कारण इनको बोलते हैं कंठ्यः, कंठ्यः। इनको तालव्यः, क्योंकि इनका उच्चारण तालु से होता है। इनका मूर्धन्यः, क्योंकि इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। इनका दंतः, दंत्यः, माफ कीजिएगा दंत्यः, दांत से बोले जाने वाले वर्ण होने के कारण इनका उच्चारण स्थान दांत है, इसलिए दंत्यः। ये ओष्ठ्यः, क्योंकि इनका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से होता है, इसलिए ओष्ठ्यः। ये तो हो गए वर्गीय व्यंजन। अब हम लोग देखते हैं कुछ और व्यंजन के बारे में। य, र, ल, व, इनको भी एक विशेष नाम दिया गया है, अंतस्थ। इनको एक विशेष नाम दिया गया है, अंतस्थ। और श, ह्र, स और ह, इनको भी एक विशेष नाम दिया गया है, ऊष्म। ये वर्गीय व्यंजन हो गए, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। इन वर्णों का भी उच्चारण स्थान आप देख लीजिए। य का उच्चारण स्थान देखिए, च य तालु है, च य तालु। र का र कहाँ टकरा रही जीवा? मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप प्रैक्टिकल करके आप खुद से ये जानने का प्रयास करें कि र बोलते वक्त आपकी जीवा कहाँ टकरा रही है। ट र ट, मूर्धा र मूर्धा। ल बोलिए ल, प्रैक्टिकल करके देखिए। त दांत में, ल दांत में, तो ल का भी क्या होगा उच्चारण स्थान? दांत। व का व ओष्ठ, व का ओष्ठ, लेकिन व बोलते वक्त जिह्वा दांत में टकरा रही है। व हल्का स्पर्श दांत में, इसीलिए व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ दोनों में। अब इन सबका देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए कुछ कंफ्यूजन होता है लोगों को। अक्सर बोलचाल की भाषा में या लिखने में कौन सा स, तो बड़ा स, छोटा स ऐसा बोलते हैं, लेकिन बड़ा छोटा नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल अशुद्ध है बड़ा छोटा बोलना। बड़ा छोटा अगर आप लोग बोलेंगे तो कितने महीने का बड़ा है, कितने महीने का छोटा है, ये पता है क्या? नहीं ना, इसलिए बड़ा छोटा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बड़ा है ही नहीं, कोई नहीं, सब बराबर है। तो फिर डिफरेंस है क्या? आइए देखते हैं। ये जो श है इसको बोलते हैं तालव्य श। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है, बिल्कुल। ये मूर्धन्य श, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। इसका दंत स, इसका उच्चारण दांत से होता है, इसीलिए इसको दंत स। अब तीनों का अलग अलग उच्चारण करके हम लोग देखते हैं। च बोलिए, च बोलते वक्त जहां जीभ टकरा रही है वहीं पर जीभ को स्पर्श करके जब श का उच्चारण करेंगे, च श, तालव्य श का उच्चारण होगा हमेशा, कोई कंफ्यूजन नहीं। च श। आगे बढ़िए, ये श। ट बोलिए, ट मूर्धा मूर्धन्य, ट बोलते वक्त जहां पर जिह्वा टकरा के श बोलेंगे तो वो मूर्धन्य श ही होगा। दंत, दांत में टकरा के त स, दंत स हो जाएगा। एक बार बिना उच्चारण स्थान का नाम लिए अलग अलग बोलने का प्रयास करते हैं। श, ह्र, स। फिर से देखिए एक बार, श, ह्र, स।
तीनों सौ का अलग आप सब स्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं। सहायता लीजिएगा। च श ट श त स अपने आप हो जाएगा। और ह का उच्चारण स्थान कहाँ है? देखिए ह, जीवा कहाँ टकरा रही है? कहीं नहीं, इसीलिए कंठ, क्योंकि कंठ के वर्णों को बोलते वक्त हमारी जीवा कहीं नहीं स्पर्श करती है। बोल के देखिए, क ख जीवा शांत है, ह जीवा शांत है, इसीलिए इस ह का उच्चारण स्थान भी कंठ ही है। इसका उच्चारण स्थान कंठ ही है। अब कुछ और व्यंजन आपको देखने को मिलते होंगे, लेकिन वहां तो हम लोगों ने तो यहाँ पे देखा नहीं, पढ़ा नहीं। जैसे ये क्ष त्र ज्ञ श, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रीमान, श्रीमती, इनका पाठ तो हम लोगों ने यहाँ नहीं किया। फिर ये कहाँ से आ गए? अगर ये 33 ही है, कैसे 33 है? देखिए स्वर तो लौ है, स्पष्ट है, अ ई उ री ए ओ ऐ औ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्वर हैं, स्पष्ट हो गया। मैंने व्यंजनानी में 33 लिखा है, 33 कैसे? तो ये 5 वर्ग हैं, पांचों में 5 5 व्यंजन है, 5 into 5 is equal to 25। 25 तो वर्ग ही हो गए। 25 में ये अंक 4 जोड़ दीजिए, 26 27 28 29 29, उसमें 4 जोड़ दीजिए, 30 31 32 33, कितने हो गए टोटल? 33। तो ये 33 ही जब हम लोगों ने पढ़ा है कि व्यंजन हैं, तो ये फिर कहां से आ गए चारों? तो इनको संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर का अर्थ होता है संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मिलने के बाद उत्पन्न होने वाले व्यंजन संयुक्ताक्षर कहे जाते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। पहला शब्द क धन मूर्धन्य ष, इन दोनों के संयोग से बनता है क्ष, क्षत्रिय, क्षमा, क्षम्यता, प्रक्षालन इत्यादि शब्दों में प्रयोग होने वाला क्ष क प्लस ष के संयोग से बनता है। आगे त्र, त, धन, र, इन दोनों के संयोग से बन गया त्र, त्रिशूल, त्रिपुरारी इत्यादि शब्दों में प्रयोग होने वाला त्र, त और र के संयोग से निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से य, ज धन य, ज धन य, ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञापन। तो ज और य के संयोग से ज्ञ का निर्माण होता है। श्री, श, तालव्य श और र, इनके संयोग से श्र की उत्पत्ति होती है। श्रीमान, श्रीमती इत्यादि शब्दों में इसका प्रयोग होता है। अब अगर इसके उच्चारण स्थान के बारे में कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? सोचिए। इनका उच्चारण स्थान तो हमने बताया नहीं, अगर मैं आपसे ही पूछूं तो क्या बताएंगे आप? वही, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वही इसका भी होगा। जैसे क का क्या है? कंठ, क का कंठ, और इसका क का मूर्धा, ठ का मूर्धा, तो कंठ और मूर्धा इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसी प्रकार क और र, क का उच्चारण स्थान क्या है? त, कहाँ जिह्वा स्पर्श हो रही है? त बोलिए, दांत में। और र, र, ट, र, मूर्धा, तो दंत और मूर्धा त्र का उच्चारण स्थान हो जाएगा। ज, य, ये दोनों ही तालव्य हैं, एक ही बार बनाएंगे, ज भी और य भी, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालव्य। दोनों तालव्य हैं, जिन दो वर्णों से ज्ञ का निर्माण होगा, इसीलिए ज्ञ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। श का उच्चारण स्थान श, च, श, च, श, तालु, और र का ट, र, र, मूर्धा, तो तालु और मूर्धा इस श्र का उच्चारण स्थान होगा। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं पे संपूर्ण होती है। आज हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र के आधार पर व्यंजन वर्णों का, उनकी संख्या का और उन सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों का विस्तृत विश्लेषण किया। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने संयुक्ताक्षर के बारे में, ऊष्म व्यंजन के बारे में
और अंत्यस्थ व्यंजन के बारे में भी एक विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त किया। इसके आधार पर, आज के पाठ के आधार पर आपको क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहले तो इस वैज्ञानिकी प्रक्रिया के द्वारा अगर आप उच्चारण का अभ्यास करते हैं तो कभी भी लेखन संबंधी या वाचन संबंधी त्रुटि नहीं होगी। आप शुद्ध शुद्ध बोल पाने में और लिख पाने में समर्थ होंगे। स्वर जिसके जो भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इनके भिन्न भिन्न उच्चारण का आप अभ्यास करेंगे। गृहकार्य की बात कर लेते हैं। आप सभी गृहकार्य में इस माहेश्वर सूत्र के आधार पर जो संस्कृत का वर्ण समाम्नाय है या वर्णमाला जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत कितने वर्ण हैं, कितने भेद हैं वर्ण के, स्वर एवं व्यंजन, स्वर के कितने प्रकार हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, दोनों की संख्या, और दोनों ही स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण स्थान क्या क्या हैं, यह भी आप नोट करेंगे। इसे एक नोट्स का रूप देंगे। साथ ही साथ संयुक्ताक्षर, ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन जो अपने अलग अलग भेद पढ़ा, इनको भी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि किसी भी ज्ञान को हम अर्जित कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं, इतने मात्र से ही उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। वह तब सार्थक होगा जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनाएंगे, आत्मसात करेंगे, तभी वह ज्ञान सार्थक होगा। आज जो कुछ भी आपने पढ़ा उसका अभ्यास करिए, पुनः पुनः अभ्यास करिए। बोलने के लिए जब कभी भी आप तीनों शकार की बारी आएगी तो अलग अलग बोलने का अभ्यास करेंगे। मात्रात्मक अशुद्धियों को दूर करने के लिए भी बोलने में ह्रस्व दीर्घ का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो लेखन संबंधी, वाचन संबंधी सभी प्रकार की त्रुटियां आपसे बहुत दूर हो जाएंगी। इस प्रकार माहेश्वर सूत्र का यह पाठ यहीं पे संपूर्ण हुआ। एक और निवेदन कि आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।